Hello dear students, welcome to digital learning platform Avensum International School. Today we are going to start class 9th हिंदी चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कांजी हाउस में कैद पशुओं की जो हाजिरी थी वो क्यों ली जाती होंगी। तो हमसे पूछा गया है कि जो कांजी हाउस में बैल थे फिर उसमें जो हीरा और मोती को भी डाल दिया था तो उसमें एक अटेंडर था जो अटेंडेंस लेने जाता था रेगुलर, वो क्यों लेने जाता होगा। तो उसका जवाब में लिखेंगे कि कांजी हाउस में एक प्रकार से पशुओं की क्या थी, जेल थी, जहां उनको ना ही खाना और ना ही कुछ पानी वगैरह दिया जाता था। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अब हीरा और मोती को इसमें क्यों डाला गया, क्योंकि हीरा मोती भी तो मटर खाने के लिए उस खेत में घुसे थे, उसी लिए उनको यहां डाला गया है। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। तो हमें जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि लेनी होगी या फिर क्यों ली जाती होगी, तो हमें जो उसका आंसर है वो भी उसी फ्रेम में देना है कि लेनी पड़ती होगी, ना कि हमें बताना कि हाँ ली जाती थी। अंडरस्टैंड। तो उसी हिसाब से हमें आंसर लिखना है। अब इससे क्या होगा, इससे जो आपका कॉपी चेक करेगा जो टीचर, उस पर जो इफेक्ट पड़ेगा इस आंसर का वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और जो आपकी मार्किंग होगी वो अच्छे से होगी। अंडरस्टैंड। अदरवाइज जो क्वेश्चन है जो आंसर है वो टीचर आपका पूरा नहीं पढ़ता और जो मोस्टली होते हैं जो आधा अधूरा चेक करके आपको उसी हिसाब से मार्क्स दे दी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ पड़ा। जो छोटी बच्ची थी गया के पास जो पड़ोस वाली थी उस पे इतना प्रेम क्यों आ गया। उत्तर क्या है, छोटी बच्ची की मां जो है वो मर चुकी थी। सौतेली मां उससे बहुत ज्यादा मारती थी, पीटती थी और इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। क्या थी कि उन्हें दिन भर खेत में जोता जाता, मारा पीटा जाता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति क्या है, एक जैसी है और उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। अब जाहिर ही होता है जो इंसानियत है उसमें क्या होता है कि अगर जिस चीज से हम दुखी हैं, अगर हमें लगता है कि वो भी उसी चीज से सफर कर रहा है, उसी टाइम से सफर कर रहा है, तो हमें क्या होता है, सिंपैथी होती है कि नहीं हार कोई बात नहीं, वो अपने जैसा ही है। तो उसी प्रकार क्या हुआ, जो छोटी बच्ची थी उसको ऐसा फील हुआ यार इसको भी क्या है, बैलों को जोता जाता है, खाना नहीं दिया जाता और जो मेरी माँ है उनको भी ऐसा था। तो इसीलिए छोटी बच्ची को जो है उन दोनों बैलों पर बहुत ज्यादा जो प्रेम है वो उमड़ पड़ा। नेक्स्ट, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। नीति विषयक अर्थात जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो हमें नैतिक शिक्षा देते हैं, यानी जो समाज में शिक्षा जो व्याप्त है वो हमें ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आते हैं। पहली लाइन हमें यही लिखनी है ताकि हम बता सके जो हमारी फ्रेमिंग है वो पूरी तरह स्ट्रांग है। ठीक है, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है और इसीलिए कहावत है कि जो पेड़ आंधी में अडिग एकदम सीधा खड़ा रहता है सबसे पहले वही गिरता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो पेड़ आंधी में सीधा स्ट्रेट खड़ा रहता है सबसे पहले वही गिरता है और जो पेड़ हवा के साथ झूलते रहते हैं वो कभी नहीं गिरते। तो उसी पे व्याप्त है कि जो बहुत ज्यादा सीधा इंसान है ना तो लोग उसी पर क्या करते हैं, उसी को टॉर्चर करते हैं। एंड इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। बिल्कुल, एक मनुष्य को अपने जितने भी ह्यूमन राइट्स है वो सारे पता होने चाहिए और वही उसे उनके लिए लड़ना भी चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। आजादी
हर चीज की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वोटिंग, फ्रीडम ऑफ मतलब कहीं भी जाने की, कुछ भी प्रिंट करने की, कुछ भी बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सब की जो फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें ये जो राइट्स है हमारा प्राप्त होने चाहिए, मिलने चाहिए। अगर नहीं है हमारे पास तो हमें उनके लिए फाइट करना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए कि वो चाहे कितने ही खुश क्यों ना हो, बट उन्हें उनकी आजादी प्यारी होनी चाहिए और उन्हें उनके लिए योगदान देना चाहिए। बट जैसे कि हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं तो उसमें क्या था, फ्रांस में जो असंपन्न वर्ग के लोग थे वो इसके लिए नहीं लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो टाइम लगता है उस रेवोल्यूशन में तो वो इसी कारण भी लग सकता है ना। एक एग्जांपल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ जिसका है मूर्छ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। मूर्छ अर्थात मूर्ख भी हम कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग ना कर कौन से नए शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये प्रेमचंद के द्वारा ही जो नया कह सकते हैं मीनिंग दिया गया है उस गधे के लिए वो बहुत ही रोचक है कि गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है हमारे अनुसार। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी करो, अगर उसको यहां से निकाल दिया चला जाएगा, खाना दे दिया खा लेगा, काम करवा ले कर लेगा, कुछ नहीं करेगा खुद से। अगर उसको आपने कुछ नहीं कहा ना तो वो उसी जगह पूरे दिन खड़ा रहेगा बिना कुछ किए, खुद से कुछ नहीं करेगा। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हो तो हम उसे क्या कहते हैं, तो गधा है। अर्थात गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना। लेखक बोलते नहीं, गधा मूर्ख नहीं है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से क्या है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किसी को टॉर्चर नहीं करता। जबकि गाय है, कुत्ता है, बैल है जैसे जानवर कभी कभी भौंकते हैं, मारते भी है, और गाय कभी कभी सींग भी लगा देती है, पर गधा ऐसा कभी नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों के समान हो गया है। किसके समान? ऋषि मुनियों से समान हो गया, उनसे कम नहीं है। अब ऋषि मुनियों से क्यों? क्योंकि ऋषि जो मुनि है उनको संसार के कितने भी मोह माया उससे कोई भी मतलब नहीं होता। वो बस केवल एक पेड़ पे बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, फिर कहीं भी बैठ जाते हैं, सिर्फ ईश्वर भक्ति करते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो बस अपने ही संसार में मग्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार गधे को भी क्या कहा है प्रेमचंद जी ने कि ये तो ऋषि मुनियों के समान है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बस अपनी ही धुन में मग्न रहता है। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में, किसमें? हीरा और मोती में क्या थी? सबसे गहरी दोस्ती थी। तो इसमें कहना चाहेंगे कि इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी है जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब हमें उसी घटना को नंबर वाइज 1 2 3 ऐसे 1 2 3 करके लिखना है। अंडरस्टैंड? सबसे पहले कैसे लिखोगे? जो पहली घटना थी, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते तो यह कोशिश करते कि जो गाड़ी का अधिक भार है वो दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर अपने कंधे पर हम ले लें, जिससे क्या होगा, किसी दूसरे को यानी जो दूसरा उसके साथ जोता गया है उसको थोड़ी वजन से राहत मिले। बस दूसरे के कष्ट को खुद झेलने की कोशिश करते थे हीरा और मोती। पहली तो यहां पता चलती है। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा ना गया और वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा और उससे हीरा का कष्ट देखा ना गया। जब उसे डंडा मारा गया तो दूसरे को गुस्सा आया, जो भी बंदा आता, चाहे लकड़ी थी, रस्सी थी, हल जोता गया, सबको लेकर साथ में भागा कि बस इसने इसको मारा तो क्यों मारा। बस यही एक सच्चे जो दोस्त है उसका एक फर्ज है हीरा मोती के हिसाब से कि किसी दूसरे दोस्त का दुख जो है इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तीसरी घटना क्या कहती है कि जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मदमस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर क्या कर रहे थे, एक दूसरे को ठेलने लगे। अर्थात अरे रुक तो सही, जुगलबंदी जिसको कहते हैं, करने लगे कि अरे वाह आज तो मजा आ गया, मटर शटर खाए, पेट भर गया। अचानक मोती को लगा
कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया और उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। हम देखते हैं कि जब चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि दोनों क्या थे, मटर खा रहे थे, पर क्या है दोनों ने सींग मिलाए ना तो थोड़ा वो प्रेशर था तो ज्यादा लग गया। तो एक को फील हुआ कि अरे यार ज्यादा जोर से लग गया है, तो कहीं इसको गुस्सा ना आ जाए मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। तो जैसे वो दूसरा दोस्त पीछे हटा वो खुश हो गया कि अरे वाह मटर और मिल गए और खा लेते। तो यही उसको एहसास हुआ कि कहीं ये दोस्ती दुश्मनी में ना बदल जाए, इसलिए उसने थोड़ा पीछे हटना जरूरी समझा। नंबर 4, जब उनके सामने विशाल का सांड आ खड़ा हुआ था, कब? मटर खाने के पेट भरने के मदमस्त बाद, तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुबा देता। आखिरकार सांड जो है वो बेदम होकर गिर पड़ा। और ये जो फाइट हुई इसके बाद का जो सीन था वो कांजी हाउस के मालिक ने देख लिया और उसको लगा कि हीरा मोती क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पकड़ के दोनों को कहां डाल दिया? कांजी हाउस में, जहां उनको सूखा भूसा दिया जाता। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से हम इस उत्तर को लिख सकते हैं। 5वीं घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। चाहता तो हीरा भाग सकता था क्योंकि उसे तो फुल आजादी मिली हुई थी, और पकड़ा किसको था? मोती को पकड़ लिया था। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। जब एक दोस्त मुसीबत में आया तो उससे दूर वो हीरा जो है वो नहीं भागा और दोस्त का साथ दिया उस मुसीबत का सामना करने में। और नंबर 6, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया और पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का क्या करा? अधूरा काम पूरा किया। दोस्त का काम है, अधूरा नहीं होने देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंद किया। अटेंडर आएगा देखेगा, अरे यार देखो कितने पागल बैल हैं, दीवार तोड़ दी इन्होंने, तो दोनों को साथ में बांध दिया। तो बस यही था इनकी दोस्ती का, कह सकते हो, वर्णन। अब अगर इसी आंसर को हम सिंपल एक पैराग्राफ में लिखते तो उसको मतलब उसको पढ़ पाना एक टीचर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। बट अगर हम इसको पॉइंट आउट करके लिखेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी, जो आंसर है आपका अट्रैक्टिव लगेगा और नंबर भी, जो मार्क्स हैं आपके, अच्छे आएंगे। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब ये कहानी किसकी है? 2 बैलों की, हीरा और मोती की। बट लिखी किसने है? प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद, जिनको कहानियों का बेताज बादशाह कहा जाता है। बचपन में बहुत सारी कहानियां हैं और बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी, जिनमें प्रेरक प्रसंग अच्छे अच्छे हैं, जिनके मोरल बहुत अच्छे हैं, वो कहानियां प्रेमचंद ने लिखी है। और उसी का एक भाग है 2 बैलों की कथा। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता लगता है कि प्रेमचंद जो है वो नारी जाति का क्या करते हैं? अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और न उसके सम्मान में कमी आती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है और उसने यह भी चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। एक तरह से ये जो कहानी है वो आजादी के उस समय की है जब समाज में बहुत सारी जो बैड मैनर्स चीजें थी या फिर क्रूरता जिनको हम कहते हैं हिंदी में, वो व्याप्त थी। और प्रेमचंद जी का यह दायित्व था कि कुछ ऐसा करें कि इन स्टोरीज का उन समाज पर, उस सोशल लाइफ पर एक नया इफेक्ट पड़े, जिससे जो लोगों की थिंकिंग है वो अपग्रेड हो। और इसीलिए उन्होंने एक कहानी जिसमें सारे जितने भी मोरल थे वो एक ही कहानी में मौजूद थे।
और जब मुंशी जी ने कहा कि यदि पशु भी एक नारी का सम्मान करते हैं तो पुरुष का भी कर्तव्य है कि एक नारी का सम्मान करे। और जब नारी को क्रोध आता है तो वो किसी चंडिका से कम नहीं, और वो प्रेम आता है तो फिर मां की ममता से कोई अधिक स्नेही नहीं। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? कौन सा समाज? किसान जीवन वाले समाज, जो खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और जो फूड ग्रेन्स हैं, उन सारी कल्टीवेशन है वो किसान ही करता है। जो हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, बटर खाते हैं, वो सारे इन्हीं के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो उस समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को प्रेमचंद जी ने कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया है? बोलते हैं कि मनुष्य के आपसी संबंध कैसे हैं? बहुत गहरे। किसके? पशु और मनुष्य के संबंध। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। जूरी और हीरा मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया कि देखो मेरे ही हीरा मोती जो मेरे बच्चे जैसे हैं, कितना खुश हुए हैं अपने घर आकर। एंड गांव भर के बच्चों ने भी बेलों की जो स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता लगता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। बस यही इस कहानी का जो कह सकते हैं एक नया एसेंस निकल कर आता है कि जो मनुष्य और पशु का जो रिश्ता है वो एक परिवार जैसा रिश्ता है। खासकर किसान समाज की बात करें, और किसान समाज की नहीं, कोई भी पशु या फिर जीव है, जब तक हम उनको हानि नहीं पहुंचाते वो कभी सामने से वार नहीं करते। क्योंकि अगर वो चाहे कितना भी खतरनाक जीव क्यों ना हो, यदि आप उनसे प्रेम से बर्ताव करोगे तो वो भी आपसे प्रेम से बर्ताव जरूर करेंगे। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। अब ये तो मनुष्य के जो ज्ञान है उनके ऊपर की बात कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा काम किया है, जानवर होकर दूसरे प्राणियों की जान बचाई। और क्या बोल रहा है कि देखो इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। और क्या है, वो लोग तो हमें आशीर्वाद देंगे। क्यों? क्योंकि कांजी हौस से जहां ये नीलामी के लिए बिकते थे तो ज्यादातर उनको कसाई लेने आते थे, और जो दड़ियल बूढ़ा व्यक्ति था वो भी कसाई था जिसने हीरा मोती के झांग में उंगली डाल के फंसाया। जब उनको दर्द हुआ तब पता लगा कि ये भी एक क्या है, कसाई है। तो अर्थात कांजी हौस से वो किस तरफ जा रहे थे? मृत्यु की तरफ ही जा रहे थे। बट तभी मोती का कथन कि हमने तो 9-10 प्राणियों की जान बचा ली, तो वो तो आशीर्वाद देंगे ही, इतना तो हो ही गया। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह कैसा है, परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है, जीव है। परोपकार की ऐसी भावना मन में नहीं रखता बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगा देता है ताकि उनकी क्या बच जाए, जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी हौस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता, और वह आशावादी भी है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। अब ये विशेषता दर्शाई है मुंशी प्रेमचंद जी ने एक पशु की। और जबकि इंसानों क्या है, इंसान तो बहुत उच्च श्रेणी के माने जाते हैं, क्योंकि बोलना जो है, बोलने की कला है वो इंसानों में, जो भाव समझने की कला है वो इंसानों में, पर पशु भी इनसे कम नहीं है। तो इस तात्पर्य से समाज में एक ज्ञान दिया गया है जी कि जब पशु भी इस बातों पर अमल करता है तो क्यों ना इंसान को भी इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
बिल्कुल, उत्तर क्या है? हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे, बिना कुछ बोले एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। जरूर वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे, क्यों गुस्सा करते तो लड़ पड़ते। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणी से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं है, क्योंकि हम अपने भाव जो हैं वो बोलकर या फिर सुनकर या फिर किसी रूप में दर्शाकर प्रकट करते हैं। बट जो जीव है वो बिना बोले एक दूसरे के मन की बात समझ गए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अभी तक मनुष्यों में जो ऐसी टेक्नोलॉजी है वो डेवलप नहीं हुई है। बट जानवर के पास तो है, बहुत सारे जानवर झुंड में चलते हैं, पर बिना बोले कैसे एक दूसरे की जो फीलिंग्स है वो शेयर करते हैं, कैसे बात समझते होंगे, ये तो कौन जाने। तो वही है कि ये शक्ति कैसी अभी तक गुप्त है, इसका अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कब की बात है? जब ये अपने मालिक के ससुराल में थे, उसके साले ने जब उनको बांध दिया था, तो वहां की एक प्यारी सी बच्ची जो इन बोलों से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी, रोज एक दो रोटियां लेकर लाकर इनको देती थी, क्योंकि इनको सूखा भूसा मिलता जो ये खाते नहीं थे। तो क्या था, अब क्या उस एक रोटी से उनकी भूख मिटती? नहीं। तो बस के हृदय, बस जो मन है उनका वो भर जाता, तो उनके लिए वही काफी था कि हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमान पूर्वक क्या करा? व्यवहार करा, इसलिए वे शुद्ध थे। थके हारे बेचारे क्या करें, परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भरा था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय वो है जरूर तृप्त हो गया, मन एकदम शांत हो गया कि बालिका के प्रेम का जो अनुभव है वो उन्होंने कर लिया था कि अनन्य जो प्रेम है जो बालिका उनसे करती है, बस उसी जो प्रेम से उनकी एक रोटी से क्या हो गया? मन भर गया कि बस हाँ अब सब ठीक है। जो शुद्ध हो चुके थे वो अब एक्टिव हो चुके हैं, है ना, मोटिवेटेड हो गए, बस और क्या चाहिए जिंदगी में। प्रश्न 10, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने जो भाव है, विचार है, प्रकट कीजिए। अब यहां दो बातें कि हीरा मोती ने शोषण के खिलाफ क्या उठाई? आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही, है ना। जो शोषण सह रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई, है ना। सिर्फ सहा नहीं और सिर्फ आवाज नहीं उठाई, जब उन्होंने टॉर्चर सहा उसके बाद आवाज उठाई। दैट मीन्स हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई, डंडे खाए, फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, भूखे रहना पड़ा। डंडा मारा तो उन्होंने भाग गए वहां से, उनको भूसा मिला, सूखी रोटियां मिली, रोटियां तो वो बच्ची के प्रेम की थी। फिर कांजी होश में जब उन्होंने दीवार तोड़ी तो उनको बांध दिया गया, बांध तो फिर डंडे खाए। तो वही है कि जब जब उन्होंने आवाज उठाई तब तब उन्होंने प्रताड़ना भी सही है, उनके बावजूद उन्होंने क्या है, आवाज उठाना बंद नहीं किया। और हम देखते हैं चैप्टर में जो फाइनल रिजल्ट है इनका वो क्या थे? उनकी आजादी। प्रतिक्रिया में एक तो था कि हुआ क्या, अब उसके बाद है प्रतिक्रिया कि मेरा विचार क्या है। फिर आपका विचार अपना व्यक्त करें कि मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था, एंड यदि वे कोई प्रतिक्रिया ना करते, अगर वो कुछ ना करते तो उनका खूब शोषण होता। कहां से शुरू होता? पहले गया से, वो पूरा दिन भर उनसे खेत में काम करवाता। फिर जब वो कांजी हाउस में चले गए थे वहां उनको बेच दिया जाता, फिर न जाने उनका क्या होता। और उन्हें गिड़गिड़ा कर, मन मार कर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी नहीं कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट कर उन्होंने मालिक को सावधान किया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता, नहीं सहा जा सकता। एंड मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया। मार खाइए, कोई ना, एक डंडा खा लेंगे, पर उसके बाद जो उनका क्रोध व्यक्त हुआ
उससे एक बार को गया भी डर गया था। और फिर एंड में जो वो बूढ़ा दड़ियल व्यक्ति जिससे छुड़ाकर वो अपने घर भाग गए थे, उसके बाद उसको भी तो नगर से बाहर भगाया था, तो वो भी डर गया होगा कि जानवर देखे पर ऐसे नहीं देखे, है ना। तो यही है कि इन्होंने जो कदम उठाया वो बिल्कुल ठीक उठाया। प्रश्न 11, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? बिल्कुल, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बनाई है। हाँ जी, हीरा मोती ने अपनी परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए, परतंत्र अर्थात जो अपनी स्वतंत्रता को दबाए, तो एक तरह से विलोम शब्द है कि स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? परतंत्रता। तो ये आ गया व्याकरण का। परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार के, मतलब नाना अर्थात अलग अलग प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, डिफरेंट टाइप पर की गई कठिनाइयां सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले। मृत्यु के करीब कब गए थे? जब वो कसाई उन्हें ले जा रहा था। वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तोड़ाकर आ जाते हैं, वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित होना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से फिर भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जो उनसे दुगने वजन का था, हट्टा कट्टा गबरू जवान था, उसको भी पछाड़ दिया दोनों की समझदारी से। और अंत में कांजी होश में बंद होना पड़ा तथा कसाई के हाथों बिकना था। इसके उपरांत भी क्या हुआ? बचकर झुरी के पास आ जाना आदि आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करता है। तो ये लोगों में एक नई उमंग भरता है कि जब एक अमूक यानी बिना बोलने वाला जो पशु है, मूक पशु है, जब वो ये कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। प्रश्न नंबर 12, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। ये आपके ग्रामर का पोर्शन है कि वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे जो वाक्य, जो शब्द हैं, वो क्या है? ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। और हमें क्या करना है? कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटने हैं जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो पहला हम करेंगे ही का प्रयोग कि दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डाले और साथ ही बैठते थे। तो ही कहां आ गया? साथ ही बैठते थे। दूसरा, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणनीय बना दिया। कौन सी? एक ही विजय ने, पहली विजय ने ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। कौन सा वाक्य है? कि जब जब हीरा और मोती जोते जाते तब उनका एक फर्ज रहता कि ज्यादा वजन है जो मेरी गर्दन पर है, ताकि मेरा दोस्त जो है वो आराम से चल सके। यही उनका आधार था। तो कहां आ गया? यही के बाद ही का प्रयोग, यानी उनका आधार था। इन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, तो यहां प्रयोग हुआ है ही का। अगला देखेंगे भी का प्रयोग कि कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता। तो सेम वाक्य था। उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। तो यहां फिर से भी आया है। गधे का एक छोटा भाई और भी है, और वो कौन है? वो है बैल। एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता। भी, फिर से भी का प्रयोग। एंड कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। फिर से भी का प्रयोग। तो यही है कि जो वाक्य में जिन निपात शब्दों का प्रयोग हुआ है, हमें उनके छांटकर अलग कर दिया है। प्रश्न नंबर 13, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांट कर उसके भी भेद लिखिए। पहला, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। क्योंकि जब दीवार थी चारों तरफ, वो क्या थे? सारे डिमोटिवेट थे कि अब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कल को हमारा होगा क्या, कसाई तो
अपना काम कर जाएगा, फिर हम तो नहीं बचेंगे। पर जैसे ही दीवार टूटी, मानो कि सब में बस आधी मौत से पूरा जी जान आ गई है, सारे खड़े हो गए। पहला है वाक्य भेद, क्या है कि मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ। उपवाक्य कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, और इसमें कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य। पहली बात, दीवार का गिरना एक वाक्य, कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर, दो वाक्यों का प्रयोग हुआ है यहाँ। तो कौन सा आ गया, जिसमें अधिक वाक्यों का प्रयोग हो तो मिश्र वाक्य। अब इसका उपवाक्य कौन है, जिस पर ये पूरा वाक्य आधारित है, तो वो है अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो मेन वाक्य तो ये रहेगा। फिर दीवार का गिरना, जैसे ही दीवार गिरी, मेन वाक्य, फिर उसका उपवाक्य कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो पहला फोकस किस पे किया गया है कि जब दीवार गिरेगी तब उठेंगे, है ना। तो इसमें भेद कौन सा है, संज्ञा का उपवाक्य भेद है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। अब इसमें जो मेन वाक्य क्या है, जो जिस पे फोकस किया जा रहा है कि जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, उसे दड़ियल कहा गया है। तो वाक्य भेद में कैसा है, मिश्र वाक्य, क्योंकि एक से अधिक वाक्यों का यहाँ प्रयोग हुआ है। और उपवाक्य क्या है, उपवाक्य जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी। और जो मेन वाक्य क्या हो जाएगा कि एक दड़ियल आदमी। भेद कौन सा है कि विशेषण, इसके अंदर क्या बताई गई है, विशेषता की जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर। उसी प्रकार इसमें संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है, और इसमें विशेषण वाले वाक्य या फिर विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ जिसमें विशेषता बताई जाती है। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागो। तो हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागो, अर्थात वाक्य भेद। फिर से मिश्र वाक्य, उपवाक्य क्या है कि गया के घर से नाहक भागो, और भेद क्या है, संज्ञा, क्योंकि यहाँ नामों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा अर्थात जिसमें व्यक्ति, वाचक और वस्तु का नाम सम्मिलित हो, संज्ञा है। ग्रामर का पोर्शन करेंगे हम, पूरा अलग से करेंगे, अंडरस्टैंड। ग है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। फिर से अगर मैंने बेचा तो ही बिकेंगे, अगर मैंने नहीं बेचा तो नहीं बिकेंगे, अगर मैंने खरीदा परचेस करने पड़ेंगे ना। तो वाक्य भेद कैसा है, फिर से मिश्र वाक्य है। उपवाक्य क्या है कि दो बिकेंगे, कि अगर मैं बेचूंगा तो ही बिकेंगे ना। और भेद कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया अर्थात जिसमें कार्य की अनुभूति हो, किसकी, जिसमें कार्य का, यानी जिस शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। और क्रिया विशेषण जिस शब्द में या फिर जिस वाक्य में किसी किए गए कार्य की विशेषता बताई जाए वो क्रिया विशेषण कहलाता है ना। जिसमें क्रिया हो और विशेषण, विशेषण हमने पढ़ा कि जो विशेषता बताए, क्रिया अर्थात कार्य, दोनों को मिक्स कर दो कि जिसमें कार्य के होने की विशेषता पाई जाती है, अर्थात कि अगर मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो कैसा है, क्रिया विशेषण वाला उपवाक्य है। अगला देखिए, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, कि अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता ना तो बिना मारे मैं उसको नहीं छोड़ता। अगर, तो अगर फिर से दो वाक्य इधर, तो मिश्र वाक्य का प्रयोग। और उपवाक्य क्या है कि अगर वो मुझे पकड़ता ना तो मैं बेमारे ना छोड़ता, तो नहीं पकड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा उसको, तो उसने नहीं पकड़ा तो मैं छोड़ दूंगा। तो उपवाक्य क्या हो गया, बेमारे ना छोड़ना। और उसमें क्या है, फिर से क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि वो पकड़ने का उसमें काम कर रहा है, कि वो अगर पकड़ा उसने तो मैं उसको बिना मारे तो छोड़ूंगा ही नहीं। तो विशेषण है कि अगर उसने पकड़ा तो वो मारा जाएगा। प्रश्न नंबर 14, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है जी तोड़ काम करना। कौन कर रहा था जी तोड़ काम करना, हीरा और मोती, दो ही भाई थे और अपने मालिक के बेटे। तो वाक्य क्या है कि भारतीय श्रमिक जी तोड़कर काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, दिन रात काम करते हैं। दूसरा है गम खा जाना, मतलब जो मुसीबत है वो बस सुनकर या फिर उसको सहकर रह जाना।
बस टॉर्चर कर रहे हैं, सहन कर लिया चुपचाप। तो वही है कि गम खा जाना। वाक्य क्या है कि भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं, हाय तौबा नहीं मचाते। मतलब कितना भी दर्द हो, है ना, चिल्लाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बस खुद में ही सहन कर चुपचाप काम करता रहेंगे। तो वही है कि गम खा जाना। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर मारे तो ईंट लेके खड़े हो जाओ, ना 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 ना। इसका मतलब है कि यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से। यानी अगर आपको, जैसे हीरा को क्या करा इन्होंने, कांजी होश में बंद कर दिया था, चुपचाप था, दड़िए ले जा रहे हैं, टिक 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 जा रहे हैं। पर जैसे ही उनको पता लगा कि ये तो मेरे घर का राज है, तो उसको नगर के बाहर छोड़ के आए। तो उसने बदला लिया किसका? जो उंगली करी थी ना उस दड़ियल ने उसके झांगों में, जहां उनको दर्द हुआ था, उसी का बदला। तो उसने तो क्या उंगली करी, तो वही है कि ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया, क्योंकि वो 3 दिन से भूखे थे। तो नसों में जब आप ऐसे करोगे तो दर्द होगा, उन्हीं को उस दर्द का एहसास, और उसको नगर से बाहर भिजवा दिया। तो हीरा मोती ने क्या किया? ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये तात्पर्य है। दांतों पसीना आ जाना, यानी क्रिकेट के मैदान से कुत्तों को बाहर खदेड़ने में मालिक को दांतों में पसीना आ जाता, मतलब अर्थात बहुत मेहनत का काम होना, बहुत ज्यादा मेहनत। क्रिकेट का मतलब कितना बड़ा होता है, कुत्ते को यहां से भगाएंगे तो वो वहां घुस जाएगा, वहां से भगाए तो वहां घुस जाएगा। तो इसी प्रकार वही है कि दांतों तले पसीना आ जाना। अगला है कसर उठाना, कि मालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा सकते। मतलब कोई कमी ना छोड़ना, किसी प्रकार की कमी ना छोड़ना, कि मालिक ने जितना बताया उससे ज्यादा अच्छा काम करे, ताकि मालिक कोई कसर ना निकाल पाए उस काम की। मतलब कि हमारे काम में कोई कमी ना रहे। प्रश्न नंबर 15, अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का क्या कारण है? ये प्रश्न है, हिंदी के रेफरेंस से भी है और हिस्ट्री के रेफरेंस से भी है, क्योंकि एसएसटी में जनरली आपको सामान्य विज्ञान या फिर सामान्य ज्ञान के तहत ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसका क्या है कि अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का कारण है उनका सीधापन और उनकी सहनशीलता, क्योंकि वो जो काम करवाते हैं मजदूर कर लेते हैं, कुछ हाँ ना कुछ बोलते नहीं है, टॉर्चर किया तो सहन कर लिया, बस चुप रहे। और वे अपनी सहनशीलता के कारण क्या है, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते और गम खाकर रह जाते हैं। और जो मेन जो रेफरेंस था इस स्टोरी का, वो इन्हीं मजदूरों के लिए था कि कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हीरा और मोती की तरह आवाज उठानी चाहिए। अगला प्रश्न, गधा किस अर्थ में रूढ़ हो गया है और क्यों? अब गधा मूर्ख या फिर बेवकूफ के अर्थ में रूढ़ हो गया है, क्योंकि जिसको भी अगर मूर्ख कहना हो तो यार तो गधा है क्या, कहते हैं ना। तो वही है कि इसी के अर्थ में क्या हो गया, रूढ़ हो गया, कि किसी आदमी को जब बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। ऐसा उसके सीधेपन और सब कुछ सहन करने के कारण कहा जाता है। तो अगर अगली बार आप किसी को गधा बोलो तो मतलब आप उसकी बुराई नहीं कर रहे, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। और अगर आपको कोई गधा बोले मतलब आपको वो बैड मैनर से नहीं सही बोल रहे कि आप ज्यादा सीधे हो। तो वही आपको सीधा नहीं होना है, बस अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। प्रश्न नंबर 17, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? सीधी सी बात है, गधा जब सब कुछ सहन कर लेता है और बैल जो है वो उसका 50% सहन कर लेता है, फिर 50% क्या करता है, वो क्रोध करता है, गुस्सा, वॉर। बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि बैल भी सीधा साधा जानवर है, वह भी सहनशील है, पर गधे जितना नहीं। बैल सींग चलाकर, अड़ियल रुख अपनाकर तथा कई अन्य तरीके से अपना विरोध एवं असंतोष प्रकट कर देता है। गधे को मारो वो नहीं मारेगा वापस, पर अगर बैल को मारा तो उठा के आपको इतना दूर पटकेगा कि फिर आप दोबारा उसको मारने के बारे में सोचोगे भी नहीं। प्रश्न नंबर 18,
पशुओं की किस गुप्त शक्ति से मनुष्य जो है वंचित है? कौन सी है? विचार विमर्श की, जो अपने विचारों को दूसरे के विचारों के साथ शेयर करना, आपस में बातचीत करना, उस शक्ति से। पशु अपने मन के भाव विचार मूक भाषा में व्यक्त करते हैं, जिससे अन्य पशु समझ जाते हैं। इस तरह वे दूसरे के मन की बातें बिना कहे जान और फिर समझ लेते हैं। पशुओं की यही ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे मनुष्य वंचित है, और यही टेक्नोलॉजी है जिसका अभी तक पूरी तरह से विस्तार वर्णन नहीं हो पाया है। प्रश्न नंबर 20, बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को क्या परेशानी हुई? क्या वो आसानी से गए थे? नहीं, तो दोनों बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को यह परेशानी हो रही थी कि बैल उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। वो अपने मालिक झोरी को क्यों छोड़ेंगे? उनका तो अपना घर है, और उनको लगा कि झोरी भाई साहब जो हमारे हैं, इन्होंने उनको बेच दिया है। यदि वह बैलों को पीछे से हाँकता था तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते, और वह पगे पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों पीछे की ओर भागते। तो वही है, उसकी तो सांस निकल गई थी उसको ले जाने में, दोनों बैलों को घर पे और बड़ी मुश्किल से लेके गया था। प्रश्न नंबर 20, हीरा मोती की आंखों में विद्रोह में स्नेह कब झलकता हुआ प्रतीत हुआ और क्यों? पहला, झूरी ने हीरा मोती को गया के घर किस लिए भेजा था? काम करने भेजा था। पर इन दोनों को तो वहां गांव घर तथा मनुष्य सब बेगाने जैसे लग रहे थे कि अब तो क्या है, जोरी जो हमारे मालिक है इन्होंने हमें बेच दिया है, और उन्हें गया से भी स्नेह नहीं मिल रहा था। वे दोनों वहां से रात में ही भाग आए थे, और उन्हें अपने बेचे जाने का भ्रम होने के कारण उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक उठा कि हाय, बेच भले ही दिया पर हम तो नहीं ठहरेंगे, हम तो वापस जाएंगे अपने झूरी भैया के पास जहां हम पहले रहते थे, बड़े प्रेम स्नेह से रखते थे हमें। प्रश्न नंबर 21, संगठन में शक्ति है, हीरा मोती ने इसका नमूना किस प्रकार दिया है? यह सर्वविदित है कि संगठन में शक्ति है, बिल्कुल सभी को पता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका एक नमूना हीरा मोती ने अपने से बलशाली सांड को पराजित करके प्रस्तुत किया है। जो दोनों की रणनीति थी, जो टेक्निक ऑफ वॉर थी अगेंस्ट दैट सांड, वही उन्होंने किया। एंड जो गया के घर से भी भागे हीरा मोती के सामने रास्ते में विशाल का मदमस्त सांड जो है वो आ गया, और हीरा मोती ने सोच विचार के बाद अपने बलशाली शत्रु का मुकाबला करने की जो योजना बनाई, मल्ल युद्ध में माहिर, मल्ल युद्ध अर्थात जो उसी जगह पर जिस प्रकार का जो पशुओं का युद्ध है, मल्ल युद्ध करने में माहिर सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव न था। हीरा मोती ने संगठित होकर सांड से युद्ध किया, तो एक ने आगे से वार किया तो दूसरे ने पीछे से, और सांड जब हीरा को मारने दौड़ता तो मोती उस पर साइड में से वार कर देता, और जब सांड मोती पर वार करने दौड़ता तो हीरा बगल से उसमें सींग घुसेड़ देता और इससे सांड जख्मी होकर बेदम हो गया और गिर पड़ा। तो ये थे आज के इस चैप्टर में से छान छान के निकाले हुए, अच्छी तरह से निकाले हुए क्वेश्चन आंसर। अब ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर दोनों ऐसे थे कि अगर आप चैप्टर नहीं भी अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए तो क्वेश्चन आंसर से उनका सारा जो रेफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया। और इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।